जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने अपना शपथ ग्रहण कर लिया और ऐसा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ कि अभी तक ऐसा शपथ ग्रहण पूरे भारत में किसी का नहीं हुआ। एक प्रकार से ऐसा हुआ कि जैसे पहले राजा महाराजा का राज्याभिषेक होता था, वैसे ही हिंदुत्व के पीछ पे पूरा भगवामय आज़ाद, ऐतिहासिक आज़ाद मैदान जो कि गवाह बना कि सभी फील्ड के लोग, साधु संतों की एक बड़ी तादाद, बॉलीवुड के जाने माने सितारे, सांस्कृतिक विरासत के अनुयायी, कला, संस्कृत, मतलब सभी की उसमें सम्मिलित किया गया सभी को। और ऐसा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण और साथ ही नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी और अजीत दादा पवार, दोनों ने भी मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करके ये चौंका दिया कि हम महायुति हैं और हमारे बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। और सबसे मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी, ऐसा 22 राज्यों के बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्री और राज्यों के उप मुख्यमंत्री सभी एक साथ आज़ाद मैदान में इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। अब देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक शुरुआत और अपने दम पर एक बार फिर विपरीत परिस्थितियों में सत्ता संघर्ष से जूझते हुए महाराष्ट्र में 22% मराठा और 35% ओबीसी को साथ में साधते हुए 2% की जनसंख्या वाले ब्राह्मण समाज से आने वाले देवेंद्र फडणवीस जी पर पूरे महाराष्ट्र को अभिमान है, गर्व है कि जब 1975 की इमरजेंसी में देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस को इंदिरा गांधी की हुकूमत ने जेल में डाल दिया था और उस समय मात्र 7 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस ने ये ठाना कि नागपुर में इंदिरा गांधी कॉन्वेंट स्कूल में मैं एडमिशन नहीं लूँगा। मतलब उनको नफरत हो गई कि 2 साल तक उनके पिताजी जेल में थे और उसके बाद देवेंद्र जी आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किए। 1990 में, 1970 में तो इनका जन्म हुआ और 1992 में
लॉ की डिग्री ले चुके, मगर एडवोकेट का काम शुरू नहीं किया। इन्होंने करियर बनाया तो इन्होंने राजनीति को चुना और पहली बार 1992 में महज 22 साल की उम्र में नागपुर वेस्ट से कारपोरेटर चुने गए। यहीं से इनकी शुरुआत हुई। एक नॉर्मल परिवार में पैदा होने वाले सरस्वती विद्या मंदिर से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले देवेंद्र फडणवीस बाद में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 में और 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर 2 साल के लिए बनाए गए। उसके बाद इनके ऊपर नज़र पहुंची उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, और उन्होंने देवेंद्र जी को पूरे देश का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया। और 1999 में नागपुर वेस्ट से इनको आमदार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, जो कि बहुत कठिन परिस्थिति थी। मगर 27-28 साल की उम्र थी, मगर इनका उस समय सहयोग किया नितिन गडकरी ने। मगर नितिन गडकरी उस समय महाराष्ट्र के बड़े नेता हुआ करते थे और ख़ास तौर से संघ के बेहद करीबी। इसके लिए उन्होंने इनका सहयोग किया और 2008 में नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे के आपसी झगड़े में तीसरा विकल्प पैदा हुए देवेंद्र फडणवीस, जो कि दोनों गुटों में नहीं थे। ये अपना निष्पक्ष चलते थे, न तो नितिन गडकरी के साथ रहते थे और न तो गोपीनाथ मुंडे के। और 2013 में गोपीनाथ मुंडे ने, उनके गुट ने इनको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रेरित किया, इनके नाम का प्रस्ताव रखा और शीर्ष नेतृत्व को इनका नाम पसंद आया, इनकी छवि देखी गई। और 2013 में महाराष्ट्र में जब 2014 में चुनाव हुआ, युति टूट गई। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले छोटा भाई की भूमिका निभाती थी और 100 सीटों से कम इनको अपने शेयर में मिलते थे। और 2014 के चुनाव में वही फार्मूला फिर अपनाना चाहा उद्धव ठाकरे ने कि आप तो छोटे भाई हो, महाराष्ट्र में आप छोटे बन के रहोगे। तो बीजेपी ने वहाँ से युति तोड़कर चुनाव लड़ा और परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी 122 सीट लेकर आई। और उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को 65 सीटें मिली और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 43 सीटें मिली, कांग्रेस को 35 सीटें मिली। और जैसे चुनाव परिणाम आए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने उस चेहरे की तलाश कर रहे थे जो महाराष्ट्र के लिए विजन रखता हो। ऐसे विजनरी नेता एक ना देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। और बीच में फिर सत्ता हाथ में आने के बाद जितने भी विरोधी थे, चाहे शरद पवार हो,
चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट, मतलब सभी, चाहे अजीत पवार, चाहे एक नाथ शिंदे को लेकर 2019 के चुनाव में बड़ी जीत के बाद भी अगर भाजपा सत्ता स्थापन नहीं कर पाई तो टीस थी देवेंद्र जी के हाथ में, उनके मन में, और उनकी टीस की वजह से शिवसेना के 2 टुकड़े हुए और बाला साहब ठाकरे का असली वारिसदार एक नाथ शिंदे हुए। और अभी एक नाथ शिंदे को मैनेज करने के लिए अजीत पवार को लेके आए और अजीत पवार ने अपनी भूमिका निभाई, जो कि जिद में बैठे थे एक नाथ शिंदे, मुख्यमंत्री की चाह पाले बैठे थे, मगर तुरुप का पत्ता चलने वाले देवेंद्र जी की राह आसान किए अजीत दादा पवार ने। और अजीत पवार ने कहा कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अंत में अपने हथियार डालकर एक नाथ शिंदे जी बीजेपी के साथ आए और अपना पूर्ण समर्थन दिया। और मेरी आगे भी यही उम्मीद है कि ये तीनों जन मिलकर एक मजबूत सरकार देंगे। बीच में कोई तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी न तो गृह मंत्रालय देगी और न ही स्पीकर का पद देगी, क्योंकि कालांतर में अगर ऐसा समय आया कोई अन्य पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, तो उसके लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले रहने चाहिए। और अब पूरे महाराष्ट्र में सारे नेताओं को धूल चटाकर एकमात्र नेता साबित हुए देवेंद्र फडणवीस, जो कि न तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो देवेंद्र जी का मुकाबला कर सकता है, और न विपक्षी दलों में ही ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी बची है जो कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस से मुकाबला कर सके। और ये जो मजबूत सरकार बनी है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के जो समस्याएं हैं उनको ज़रूर समाप्त करेगी। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।